हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल माउंटेन्स में बना है इंडिया का वन ऑफ द मेजर कंस्ट्रक्शन मार्वल। इसे बनाने में लगे हैं 10 साल, 3,200 करोड़ रुपीज़, 750 ऑफिसर्स एंड स्पेशलिस्ट और 3,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स ने इस टनल को 10,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर बनाया है। और इस साइड पे बनाया गया ये दुनिया का लॉन्गेस्ट टनल है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द अटल टनल के बारे में। अटल टनल दोस्तों कनेक्ट करता है कुल्लू मनाली वैली और लाहौल स्पीति वैली को। इस टनल के कंस्ट्रक्शन से पहले स्पीति वैली तक जाने के लिए एक ही रास्ता होता था, जो कि है रोहतांगला या फिर जिसे कहते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास दोस्तों साल के 6 महीने तक बिल्कुल भी इनएक्सेसिबल होता है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड हेवी स्नोफॉल, जिसकी वजह से स्पीति वैली के लोग बाहर की दुनिया से 6 महीने के लिए अपना कनेक्शन पूरी तरीके से लूज कर जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, रोहतांग पास लद्दाख जाने का भी एक रास्ता है, जो कि इंडियन आर्मी के लिए एक सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि लद्दाख ईस्ट साइड में चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए और वेस्ट साइड में पाकिस्तान के साथ, जहाँ पे सिचुएशन टेंस हमेशा बनी रहती है, जिसकी वजह आप सभी लोग जानते ही है। और अटल टनल एक मैसिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है इंडियन आर्मी को टू मोबिलाइज द ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट्स इन वॉर लाइक सिचुएशंस। इस अद्भुत टनल को दोस्तों बनाया है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, विद द जॉइंट वेंचर ऑफ एफकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड और एक ऑस्ट्रियन कंपनी जिसका नाम है स्टारबैग AG। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एक इंडियन एजेंसी है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिनका काम है टू डेवलप एंड मेंटेन रोड नेटवर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। BRO दोस्तों नेबरिंग कंट्रीज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एक्सेट्रा। As of 2021, BRO has constructed over 50,000 kilometers of road, 450 permanent bridges with a total length of 44,000 meters और 19 airfields in strategic locations। ये बड़े ही गर्व की बात है दोस्तों कि हमारे पास BRO जैसी एजेंसी है जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी इन सब कामों को अंजाम देती है। इस टनल की लेंथ दोस्तों 9.2 किलोमीटर लॉन्ग है और जिसे 10,171 फीट की हाइट पे बनाया गया है। 15 लाख क्यूबिक मीटर मटेरियल इस टनल के एक्सकवेशन के दौरान बाहर निकाला गया है। 4.5 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 70 to 75,000 टन स्टील का इस्तेमाल इस टनल के कंस्ट्रक्शन के लिए किया गया है। इस टनल का इनॉग्रेशन दोस्तों 3 अक्टूबर 2020 के दिन हुआ था, लेकिन इसकी कहानी बहुत पहले से शुरू होती है। साल 1984 में यहाँ पे सबसे पहले फील्ड सर्वेस कंडक्ट किए गए बाय GSI एंड BRO। GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो एक साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। साल 1851 में इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था और ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसी ऑर्गेनाइजेशन का 649 पेजेस का रिपोर्ट पढ़ के मैंने एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी पे भी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो इस वीडियो के बाद आप वो भी चेकआउट कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन सर्वेज के बाद ईयर 2000 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रोजेक्ट को पब्लिकली अनाउंस किया और ईयर 2002 में इस प्रोजेक्ट की कमान BRO के हाथों थमा दी गई, विद इंचार्ज बीइंग लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर प्रकाश सोनी। इस टनल के कंस्ट्रक्शन के लिए एक अप्रोच रोड भी बनाया गया था जिसकी कॉस्ट 500 करोड़ रुपीस थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें 10,000 फीट की ऊंचाई पे एक टनल बनाना है जिसके लिए हैवी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज लगेगी, तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए ये अप्रोच रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दिसंबर 2004 तक दोस्तों इस प्रोजेक्ट में कोई भी ग्रोथ देखने नहीं मिली, जिसकी वजह से इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 900 करोड़ से बढ़ गई। और जिसके बाद 2007 में श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस प्रोजेक्ट की कमान SMEC यानी स्नोई माउंटेन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के हाथ में थमा दी। इस कंपनी ने प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट 2014 में बताई, लेकिन उसके बाद 3 साल तक कोई भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ इस प्रोजेक्ट में देखने नहीं मिली। फाइनली 2010 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोजेक्ट को क्लियर किया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एफकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टारबैग AG को मिला। शुरुआत के कुछ महीने प्रिपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में निकल गए, जैसे कि इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, सेटिंग अप लैबोरेटरीज एंड स्टाफ क्वार्टर्स एंड मोबिलाइजेशन ऑफ हेवी व्हीकल। इस साइड पे हिमालयन रोड्स पे इतने हेवी व्हीकल्स ले जाना भी एक चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि यहाँ के रोड्स इतने हेवी लोड को बेयर करने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। ऊपर से हिमालयन रोड्स के शार्प टर्न्स इस काम को और भी चैलेंजिंग बना देते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट से अराउंड 4.1 किलोमीटर दूर एक प्रीकास्ट यार्ड भी सेटअप किया गया,
प्रीकास्ट यार्ड यानी एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहाँ पे प्रीकास्ट एलिमेंट्स मैन्युफैक्चर एंड स्टोर किए जाते हैं और यहीं से कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इन्हें इंस्टॉलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्रीकास्ट दोस्तों एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक है जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कास्ट यानी कि तैयार किए जाते हैं, जैसे कि बीम्स, कॉलम, स्लैब्स एक्सेट्रा। टनल कंस्ट्रक्शन के केस में जो टनल की सेगमेंटल लाइनिंग होती है यानी कि साइड वॉल एंड अपर पोर्शन, इन्हें प्रीकास्ट एलिमेंट से कवर किया जाता है। इस फोटो को देखिए, इसमें जो आप कर्व एलिमेंट्स देख रहे हैं ये सारे प्रीकास्ट यार्ड में बनाए गए हैं और बाद में इन्हें ट्रांसपोर्ट करके टनल में इंस्टॉल किया गया है। जैसे जैसे टनल की एक्सकवेशन लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन्हें इंस्टॉल किया जाता है। ये काफ़ी फास्ट, टाइम एफिशिएंट एंड कॉस्ट सेविंग टेक्निक है। ये प्रीकास्ट एलिमेंट्स दोस्तों डायरेक्टली एक्सकवेटेड सरफेस पे इंस्टॉल नहीं किए जाते, उससे पहले अलग प्रोसेस होती है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने दोस्तों शायद टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन का नाम कभी ना कभी सुना होगा। हाल ही में चल रहे टनल प्रोजेक्ट्स में काफ़ी कॉमनली यूज होने वाला इक्विपमेंट है ये। इंडिया में भी जहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ के अंडरग्राउंड टनल कंस्ट्रक्शन के लिए भी टीबीएम का इस्तेमाल किया गया है। ये काफ़ी फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक है। टीबीएम के फ्रंट फेस पे कटिंग टूल्स लगाए जाते हैं जो कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं और आगे के अर्थ सरफेस को ब्रेक करते रहते हैं। टीबीएम में हाइड्रोलिक सिलेंडर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जो टीबीएम को आगे पुश करते रहते हैं, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड प्रेशर जनरेट हो पाता है और टीबीएम आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल अटल टनल के कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं किया गया है। मैं बस आपको एक काफ़ी इफेक्टिव टनल कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में बताना चाहता था। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि इतनी इफेक्टिव टेक्निक होने के बावजूद भी अटल टनल के कंस्ट्रक्शन के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। टीबीएम इस्तेमाल ना करने के दो मेजर रीजंस है दोस्तों। अटल टनल जिस पोजीशन में बनाया गया है वहाँ पे टनल के अपर पोर्शन पे माउंटेन्स का काफ़ी हैवी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से अगर हम टीबीएम यूज़ करेंगे तो वो स्टक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और टीबीएम कोई एक सिंगल इक्विपमेंट नहीं है, ये अलग अलग पार्ट्स में आता है जो हमें ऑन साइट असेंबल करने पड़ते हैं, जिसके पार्ट काफ़ी हैवी और बड़े होते हैं और इस साइट पर इतने बड़े इक्विपमेंट के पार्ट्स ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के भी चांसेस बढ़ते हैं। और इसीलिए दोस्तों इस टनल की कंस्ट्रक्शन के लिए NATM यानी कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है। इस मेथड में ब्लास्टिंग का इस्तेमाल करके एक्सकवेशन किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हमें जिस पैटर्न में ब्लास्ट करना है उस पैटर्न में टनल के फेस पे ड्रिल होल्स मार्क किए जाते हैं और फिर इन्हें ड्रिल किया जाता है। अगर सॉफ्ट रॉक है तो मैनुअल ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया जाता है और अगर हार्ड रॉक है तो बूमर मशीन का इस्तेमाल करके होल्स ड्रिल किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इन ड्रिल होल्स में एक्सप्लोजिव्स भरे जाते हैं जो डेटोनेटर से कनेक्टेड होते हैं। ये सारे डेटोनेटर्स एक सिंगल प्राइम कनेक्टर से कनेक्ट किए जाते हैं। ये प्राइम कनेक्टर एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से हम हमारे डेजिग्नेटेड पैटर्न में ब्लास्ट कर सकते हैं। एक्सप्लोजन के बाद सारे डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस जो डेटोनेशन से क्रिएट हुए हैं उन्हें क्लियर किया जाता है और लूज मटेरियल टनल के फेस से एक्सकवेट किया जाता है। इसके बाद रॉक बोल्टिंग एंड शॉर्टक्रेटिंग का इस्तेमाल करके टनल के सरफेस को प्राइमरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। अगर टनल का सरफेस बहुत ही लूज है तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ शॉर्टकटिंग किया जाता है विद वायर्ड मैश। शॉर्टकटिंग दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसकी वजह से हम लूज मटेरियल को नीचे गिरने से रोक सकते हैं। इसमें एक प्रेशराइज्ड गन होती है जो कंक्रीट को स्प्रेड करती है टनल के सरफेस के ऊपर। इस फोटो को देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि शॉर्टकटिंग की लेयर कैसे दिखती है। फाइनली शॉर्टकटिंग के बाद टनल के सरफेस पे प्रीकास्ट एलिमेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं जिनकी हमने वीडियो के शुरुआत में बात करी थी, जो टनल को एक फिनिश्ड एंड स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। एक टनल कंस्ट्रक्शन का काम दोस्तों वैसे ही काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग होता है और अगर टनल 10,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पे हो तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। कंस्ट्रक्शन टीम ने यहाँ पे अनगिनत प्रॉब्लम्स को फेस किया है। अगर सारे प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे तो उस पर अलग से एक वीडियो बन जाएगा, इतने सारे प्रॉब्लम्स टीम ने फेस किए थे। सबसे पहला चैलेंज यहाँ पे ये था दोस्तों कि यहाँ के वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स, हेवी स्नोफॉल्स एंड अनएक्सपेक्टेड जियोलॉजी की वजह से टनल के नॉर्थ पोर्टल का काम साल के 6 महीने के लिए बंद रहता था। सिर्फ जून से लेकर दिसंबर ये टाइम पीरियड तक काम करना पॉसिबल हो पाता था। विंटर के महीनों में कंस्ट्रक्शन साइट पे बर्फ की 25 फीट से ज़्यादा लंबी लेयर चढ़ जाती थी। लैंडस्लाइड एंड एवेलांस तो काफ़ी कॉमन चीज़ हो गई थी।
2014 में मार्च के महीनों में लैंडस्लाइड के टोटल 100 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे और इसी साल में एक काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड कंस्ट्रक्शन साइट से आके टकराया, जिसकी वजह से टनल के नॉर्थ पोर्टल पूरी तरीके से बर्फ से ढक गया और काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स भी डैमेज हो गए। वेंटिलेशन भी एक काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट था दोस्तों। इस हाइट पे काम करने के लिए ऑक्सीजन लेवल्स वैसे ही कम रहती है और टनल के अंदर काम कर रहे वर्कर्स को अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना मिले तो उनकी हेल्थ रिस्क पे आ सकती है। इसीलिए यहाँ पे जो वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड की गई थी उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पीक पीरियड में एंटायर मनाली सिटी के एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से भी ज़्यादा थी। कंप्लीटेड टनल के अंदर वेंटिलेशन के लिए दोनों पोर्टल्स पे 630 किलोवाट्स के 3 एक्सियल फैंस लगाए गए हैं, जो अंदर की हवा को हर 20 मिनट में रिफ्रेश करते हैं ताकि पैसेंजर्स को सांस लेने की तकलीफ ना हो। ये टनल दोस्तों इंडिया का पहला ऐसा टनल है जिसके मेन टनल के अंदर एक एस्केप टनल भी है। यहाँ पे हर 60 मीटर्स पे फायर एक्सटिंग्विशर्स, हर 250 मीटर्स पे सीसीटीवी कैमरास और हर 500 मीटर्स पे टेलीफोन्स लगाए गए हैं फॉर इमरजेंसी कॉलिंग। ये प्रोजेक्ट दोस्तों काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल भी है जो दर्शाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से लोकल एरियाज भी कितने अच्छी तरीके से डेवलप हो पाते हैं। इस टनल के कंस्ट्रक्शन के बाद मनाली टू लेह का रास्ता लगभग 4 to 5 आवर्स से कम हुआ है। स्पीति वैली के लोग अब पूरे साल बाहर की दुनिया से कनेक्टेड रह पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लरिश हुआ है। स्मॉल स्केल बिजनेस को यहाँ पे ग्रो करने का एक चांस मिला है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ के लोगों तक अब टाइम पे पहुँच पाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर मुझ तक पहुँचाइएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।